Welcome to Ecoholics. In this video, we will discuss about India and China. जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से हम 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं या फिर आज की तारीख 2024 की बात कर रहे हैं, इंडिया का कंपैरिजन हमेशा चाइना से रहा ही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिसको अगर इंडिया इंप्लीमेंट करे तो अगले 5 सालों में चाइना से आगे निकलने की काबिलियत रखता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बट उससे पहले आपको कुछ जानकारी जानना जरूरी है। जैसे कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, वहीं चाइना में 1949 में कल्चरल रेवोल्यूशन आया था। इसी के बाद जब चाइना एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्री माना जाता था आइडियोलॉजी, बट 1978 में उन्होंने एक ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट की, जिसके अंदर क्या हुआ, बाहर की कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग और इस सारी चीज़ों को बूस्ट मिला। तो बाहर की कंपनीज आई चाइना में, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, जिसको हम आज जानते हैं कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। 1978 में डेंग जियाओपिंग चाइना के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, जो कि उनकी इच्छा से लिया गया था। मतलब एक कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री जो बोलती है वर्ल्ड में, उन्होंने एक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, जो कि आज हम कहें तो इकोनॉमिकली वाइज इट्स कैपिटलिस्ट, नियर टू कैपिटलिस्ट। बट वहीं इंडिया की बात करते हैं 1991 में, तो 1991 में इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो वो मजबूरी में हमको रिफॉर्म्स लाने पड़े थे, क्योंकि इंडिया कई सारी क्राइसिसों से जूझ रहा था, जो कि आप दूसरे वीडियोस में इकोहॉलिक्स के चैनल पे देख सकते हैं। तो इंडिया ने मजबूरी में वो स्टेप लिया जिसमें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश हुई। पर चाइना ने डेलिबरेटली खुद की इच्छा से 1978 में ये चीज की। अब हम कट टू 2024 की बात करें तो चाइना हमसे कई गुना ज्यादा आगे है और इंडिया किसी न किसी तरीके से वो चीजें पे कोप अप नहीं कर पा रहा है। रीजन सिंपल है, हमारा देश बड़ा है, डाइवर्स है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, चाइना में वो चीज़ नहीं है, और सेवरल अदर रीजंस। पर इस वीडियो में हम ऐसे इकोनॉमिक रीजंस देखेंगे जो एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, या आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं या इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसको अगर इंडिया ने इंप्लीमेंट कर लिया तो नेक्स्ट 5 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम इट कैन बी 20 ईयर्स, जिसमें हम चाइना को सरपास कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब किसी भी देश को अगर डेवलप होना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, जीडीपी ग्रोथ तेजी से चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है रोड्स बनाना। तो अगर आप देखें रोड्स का पेनिट्रेशन जो 1951 में था, जो 1991 में था और जो 2024 में है, इसमें डिफरेंस है। रोड हो गए, रेल के नेटवर्क हो गए। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप एक यूपीएससी का आंसर लिख रहे हैं या फिर किसी भी एग्जामिनेशन को दे रहे हैं या कोई भी इंटरव्यू अगर आप इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीज़ें आपको रोड लर्निंग नहीं करनी, याद रखना है। तो रोड्स हैं हमारे आसपास है, रेल है हमारे आसपास है, फिर उसके बाद हमारे वाटरवेज हैं, और इसको मैं पोर्ट्स के साथ ही जोड़ लेता हूँ। तो तीसरा पॉइंट पोर्ट्स हो गए। फिर उसके बाद हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब कंक्रीट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, रहने की जगह है। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। अगर आपने सोशल मीडिया पे वायरल हुए कुछ वीडियोस देखे होंगे कि चाइना में ट्रैफिक कंट्रोल किस तरह से है, चाइना में रोड्स किस तरह से हैं, कितने लेन्स की रोड होती हैं, किस स्पीड से सारी चीज़ें चलती हैं, तो ये चीज़ें अगर हम भी इंप्लीमेंट करेंगे तो हम भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। रीज़न सिंपल है, आपको अगर ज़्यादा ट्रैफिक कोप अप करना है, क्योंकि हमारी जो इंडिया की मेजर सिटीज़ है वो ट्रैफिक जाम से ही फंस रही है। और ट्रैफिक जाम में होता प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम होती है पोल्यूशन की। कितना सारा पोल्यूशन हो रहा है। एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, पर गाड़ियां रुकी हैं, स्टार्ट हैं, घंटों जाम में फंसी हैं। आप किसी भी शहर का देख ले, बड़े से बड़े 6-7 जितने भी अपने मेट्रो सिटीज़ हैं, उन सब में ये इशू है। ट्रेन की बात करें तो इंडिया में जो ट्रेन है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन, चीज़ें वंदे भारत टाइप, फास्ट ट्रेन एक्सप्रेस और राजधानी टाइप, दुरंतो टाइप जो ट्रेन पिछले सालों में चलाई गई है, उससे इंसान का टाइम सेव होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम कम लगता है और इकोनॉमी तेजी से एक्सचेंज होती है फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, जिस तरह से हमारा जीडीपी डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा पोर्ट्स की बात करें तो सागरमाला प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारी योजनाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया को आगे ग्रो करवाने में।
सरकार का सिंपल सा कहना होता है, सरकार का कहना है कि मेरी जिम्मेदारी है लोगों को घर देना, बेसिक नेसेसिटी देना। अगर मैं नहीं दे पा रहा तो कोई प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई एंटरप्रेन्योर आएगा, वो इस चीज को प्रोवाइड करेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ही हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द इकोनॉमी। तो अगर प्राइवेट सेक्टर भी फ्लरिश हो रहा है या पीपीपी मॉडल है जिसमें सरकार और प्राइवेट साथ में काम करते हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही है। IRCTC आप देख सकते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो सरकार की कंपनी है, डूइंग गुड। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी होगी। आपको इसमें काफी सारे लैक्यूनास दिखे होंगे कि कहाँ कहाँ इंडिया पीछे है, कहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, और जहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वहां आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्किलिंग रेवोल्यूशन। इसको मैं एक स्टेम के एब्रिविएशन से आपको समझाऊंगा। ये होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। अब आप बोलेंगे कि सर मैथ्स तो बहुत पहले छोड़ दी, या इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है तो थोड़ी बहुत मैथ्स अभी आप पढ़ते होंगे, पर मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। पहला है साइंस, टेक्नोलॉजी, दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको आगे बढ़ना है लाइफ में तो साइंस एंड टेक इनोवेशन लाती है, चीजों को रिवील करती है, और साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने पिछले पॉइंट में देखा इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी कंपेयर इंडिया विद एनी डेवलप्ड कंट्री, या इवन चाइना से भी हम कंपेयर करें तो इंजीनियरिंग में चाइना बहुत आगे है। और लास्ट है मैथ्स। अब आप बोलेंगे मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में मैथ्स ही है। जो भी आप AI के थ्रू कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं। तो लोग भले ही कहते हैं कि हमारी स्कूल की एजुकेशन कहीं काम नहीं आती, वो काम कब नहीं आती? जब हम उस एजुकेशन को उस लेवल तक ना सीखें। सिर्फ स्कूल पास करने तक सीख लिया तो ठीक है, पर उसके बियॉन्ड अगर जाके नहीं सीखेंगे तो हमारे कभी काम नहीं आएगी। तो स्किलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्किल रेवोल्यूशन में अगर आपने देखा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी जो स्कीम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपस्किलिंग, रीस्किलिंग। अभी आपने हाल ही में न्यूज पढ़ी होगी कि IIM IIT से प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। 60% स्टूडेंट्स जो IIM के हैं उन्होंने 6 लाख पर एनम का पैकेज एक्सेप्ट कर लिया, जो कि उनका मिनिमम पैकेज IIM का 12 LPA होता है। रीजन उसका सिंपल है, अगर IIM की सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड सप्लाई का खेल है, कॉर्पोरेट्स को जो चीज चाहिए वो IIM प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, 2 रीजन। तीसरा, IIM में एंटर होना आसान हो गया है, तो जो IIM का लेवल माना जाता था वो नीचे आया जस्ट बिकॉज ऑफ ज्यादा से ज्यादा लोग IIM में पढ़ सके। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो डिमांड है मार्केट में और जो सप्लाई है इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड पीपल, वो दोनों में डिफरेंस आ गया है। अच्छा, वो डिफरेंस आ जाएगा, वो मिसमैच आ जाएगा, तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हम चाह रहे हैं, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए कई सारे बच्चे हैं जो IIM से पढ़े हुए हैं बट दे आर स्ट्रगलिंग। द रीजन इज सिंपल कि या तो जो स्किल है, अपस्किलिंग की जरूरत है, रीस्किलिंग की जरूरत है, ये, या फिर IIM के करिकुलम में चेंजेस की जरूरत है। दैट्स व्हाई द process is being delayed or underperformed. Innovation and R&D, these two things are very very important. Innovation क्या होता है? अब innovation सिर्फ साइंस एंड टेक में नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि necessity is the mother of invention, तो I would say कि pain is the father of invention। तो रेवोल्यूशन जब लाना है तो कोई चीज अगर आपके पास इकोनॉमी में परेशानी चल रही है, वो पेन है, तो वो पेन हमको कन्वर्ट करना है सोल्यूशन में। पेन क्या था? मनी ट्रांसफर करना एक पेन था, UPI उसका सोल्यूशन है। इंडिया में आइडेंटिफिकेशन एक प्रॉब्लम थी, आधार कार्ड उसका सोल्यूशन है। तो देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स, आप उसको समझिए और उस पर अगर वर्क करेंगे तो इनोवेशन एंड R&D आपको जो 2-fold रिजल्ट देगा। इस दोनों में क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत है इसमें इन्वेस्टमेंट की। साउथ कोरिया एक छोटा सा देश है, पर वो 6% ऑफ GDP इन्वेस्ट करता है R&D पे। इंडिया एक इतना बड़ा देश है पर 1.5 से 2% मैक्सिमम R&D पे इन्वेस्ट होता है। और इंडिया में जो R&D में इन्वेस्ट होता है वो काफी ज्यादा सेकेंडरी रिसर्च पे होता है, जिसका कोई खास आउटपुट निकलता नहीं है, क्योंकि वो सेकेंडरी डेटा, ऑलरेडी प्रोड्यूस डेटा पे हम रिसर्च करते हैं। तो सोशल साइंस जितनी भी रिसर्च है, अगर उसमें प्राइमरी डेटा इन्वॉल्व नहीं है तो बहुत मुश्किल है। प्राइमरी डेटा मतलब स्क्रैच से कलेक्ट किया हुआ डेटा, सेकेंडरी डेटा मतलब जो कहीं गवर्नमेंट साइट पे पब्लिश है, आप उसको डाउनलोड करो, समझो, उस पर एनालिसिस करो। तो एक छोटा सा डिफरेंस है। तो इन्वेस्टमेंट की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। रीजन इज सिंपल, मैं आपसे बोलूं कि आप रिसर्च फील्ड में इन्वॉल्व हो जाओ। अब आप सोचोगे कि मैं रिसर्च में इन्वॉल्व हूं, हाउ मच आई विल अर्न, हाउ मच लाइक हाउ आई कैन सी माई करियर देयर। तो अगर जब आपको करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों नहीं दिखेगी तो इंसान रिसर्च की फील्ड में नहीं जाएगा। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो UGC नेट JRF जो
एक स्कॉलरशिप होती है पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उसका अमाउंट बढ़ाया गया, तब आप देखना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तरफ अट्रैक्ट हुए, चाहे वो 5 ईयर्स के लिए ही सही, बट स्टिल वो एक सफिशिएंट अमाउंट देता है एक रिसर्चर को ताकि वो अपनी रिसर्च फंड कर पाए। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जहां ल्यूक्रेटिव चीजें होंगी वहीं जनता जाएगी। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हम आर&डी और इन्वेस्टमेंट में फंड्स का एलोकेशन बढ़ाएं, सो दैट वहां पे लोगों का रुझान बढ़े और लोग उस तरफ आगे बढ़े। तो इन्वेस्टमेंट एक सबसे बड़ा जरिया है। दूसरा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी। हम जो भी रिसर्च करते हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। अब जैसे अभी आपने कल परसों में न्यूज पढ़ी होगी कि अडॉप्शन, एआई के अडॉप्शन में इंडिया सबसे आगे है और वन ऑफ द फास्टेस्ट अडॉप्शन रेट है हमारा इंडिया में। तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो इंडियंस उसको अडॉप्ट कर रहा है। अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने अपने आसपास के लोगों से सुना होगा इंटरनेट से उनको प्रॉब्लम है। आपने सुना होगा अगर आप अपने फादर मदर की एज वाले लोग ग्रुप से बात करोगे तो वो इंटरनेट से परेशान है। रीजन इज पहले चीजें उनके लिए सिंपल थी, फिर अब चीजें कठिन होती जा रही है। ऑनलाइन फ्रॉड है, यूपीआई है, ये सारी चीजें। बट टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो जो स्पीड हम चाह रहे हैं ग्रोथ की वो हमको नहीं मिल पाएगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसीलिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम ना करें। आज अगर एआई है तो एआई को हम इंटीग्रेट करें, क्योंकि 1960s में पहली बार जब कंप्यूटर आया था तो सबने ये कहा था कि कंप्यूटर जॉब्स खा जाएगा और कंप्यूटर को बैन कर दिया था। बहुत सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कंपनी, सब जगह कंप्यूटर बैन था। आज एआई के साथ भी सेम सिचुएशन है। तो जब एआई के साथ आज सेम सिचुएशन है, प्रॉब्लम है अडॉप्शन की। आप अडॉप्ट करो, आप समझो कि एआई कहाँ जा रहा है, उसका यूज करो, उसकी जो राइज वेव है आप उसको राइड करने की कोशिश करो, तभी आप इस सेंस में आगे बढ़ पाएंगे। तो रीजन यहाँ पर सिंपल है, जो 2006-2008 में इंटरनेट गूगल के साथ हो रहा था वही आज एआई के साथ हो रहा है। अगेन द अडॉप्शन इज द की। तो इंडियंस थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं अडॉप्शन में। अभी एआई में तो हम आगे हैं, बट पास्ट हिस्ट्री देखें तो उसमें डिले हो जाता है, इसलिए चाइना उसमें आगे निकल गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। अब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, या फिर आप फॉरवर्डेड मैसेजेस रीड करें कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो यूल रियलाइज कि सब लोग बोलते हैं कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को एंट्री करने दे रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सारी चीज़ें कुछ कैपिटलिस्ट रिच लोगों को बेच दे रही है। मैं आपको उसका एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो, पर आप इस चीज़ों को समझिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि जिस तरह से इंडिया में बिजनेसेस हो रहे हैं उनका आसान तरीका बनाया जाए। जैसे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो एक रजिस्ट्रेशन का सिंगल पोर्टल होना चाहिए। अब आपको भी नहीं पसंद है, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको 10 जगह फॉर्म भरना पड़ रहा है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने जाना पड़ रहा है, आपको एक फॉर्म के बाद 3-4 फॉर्म और मांगे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि इस सब में अनप्रोडक्टिव चीजों में हमारा टाइम वेस्ट होता है। सेम सिचुएशन बिजनेस के साथ भी है। अब सोचो आपने एग्जाम का फॉर्म भरा और वही हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के फिर आपने पोस्ट भी किया। पोस्ट करने के बाद उन्होंने मार्कशीट सारी चीजें आपसे मांगी, उसके आपने फोटो कॉपी निकाला, सेल्फ अटेस्ट किया और फिर भेजा। कितना टाइम, एफर्ट, पेपर, एवरीथिंग इज वेस्टेड। रीजन है चीजें आसान करनी है, इसलिए उसको डिजिटल ले जाना है ताकि पेपर वर्क कम हो और स्पीड तेजी से हो पाए। अगर मुझे आप तक एक पीडीएफ पहुंचाना है तो मैं 1 सेकंड में आज पहुंचा सकता हूं, पर वही सेम चीज अगर मुझे हार्ड कॉपी पेपर एनवलप में रख के पहुंचाना हो तो कम से कम 3 दिन लगेंगे, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो। रीजन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमको बढ़ाना है। अब सरकार का क्या रोल है यहाँ सरकार का रोल है सूरज की तरह, सन होता है, ये अर्थ है, ये सन है। तो सरकार का रोल है सन की तरह के अर्थ पे नजर रखने का, अर्थ पे जाने का नहीं। इमेजिन करो कि सूरज अर्थ पे आ जाए तो क्या होगा। तो यही सेम चीज है, गवर्नमेंट का रोल हमको मिनिमाइज करना है। पर गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट का रोल है रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन, ताकि ये प्राइवेटाइजेशन से एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कंज्यूमर का भी, लेबर का भी, और जो जो इन्वॉल्व है उसमें उसका भी। और जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स का पैसा बढ़ेगा। जब सरकार को टैक्स का पैसा बढ़ेगा तो सरकार और टाइट रेगुलेशन कर सकती है और गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर सकती है कि सरकार भी एक बिजनेस ही है जो टैक्स रेवेन्यू आता है और टैक्स एक्सपेंडिचर से वो खर्चा करती है, और उससे इकोनॉमी फ्लरिश होगी। तो रीजन इज वेरी सिंपल, जितना हम चीजों को आसान करेंगे, तो सरकार का रोल है बिजनेस चलाना नहीं, सरकार का रोल है ऊपर से देखना, ड्रोन कैमरा की तरह देखना और चीजें सब सही हो रही हैं वो देखने का। इसलिए धीरे धीरे आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स कम होते जा रहे हैं। अगेन जो 1969 में हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए थे, नेशनलाइज किया था, अब वो डीनेशनलाइजेशन हो रहा है। वहीं आप बीएसएनएल या टेलीकॉम का देखें तो वहां भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।
2016 के बाद आप देखेंगे तो पर जीबी डेटा का कॉस्ट कितना कम हो गया है। रीजन इज कंपटीशन। अब सरकार का काम है कि ये मोनोपोली ना बनने दें, इसको कंपटीशन को बना के रखें, ये सरकार का रोल है। तो जिसका जो रोल है वो करेगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है एमएसएमई की ग्रोथ। एमएसएमई की ग्रोथ दो चीजों से हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है एम्प्लॉयमेंट और सेकंड है फॉरेक्स। ये दो चीजों के लिए एमएसएमई हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन मैं आपको सिंपल समझाता हूं। एक चाइना से हम इसको कंपेयर करके देखें तो चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इंडिया का कॉन्सेप्ट था वो चाइना ने डिट्टो कॉपी किया है। इंडिया में पहली बार स्पेशल इकोनॉमिक जोन आए थे। अब इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है 550 से ज्यादा। आप इमेजिन कर सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 550 प्लस। पॉज दिस वीडियो एंड इन द कमेंट सेक्शन टेल मी कि चाइना में आपके हिसाब से कितने होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आपने पॉज किया, कमेंट किया, तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि इंडिया में इतने हैं तो चाइना में कितने होंगे। पर मैं आपको बताता हूं, चाइना में 6 हैं, 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पर वो 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने आप में एक इंटरनल इकोनॉमी है। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सके। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप शादी के कार्ड प्रिंट करवाने जाते हैं, हर किसी के घर में शादी होती है। शादी में जितने ज्यादा कार्ड की क्वांटिटी होगी उतनी ही रेट आपको कम मिलेगा। 100 कार्ड छपवाओ, 1000 छपवाओ, 10,000 छपवाओ, की कॉस्ट कम आती जाएगी। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है बेनिफिट ऑफ लार्ज प्रोडक्शन। अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट डाउन हो जाती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन छोटे छोटे हैं चल, पर चाइना उसी में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा के बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के उनमें स्पेशलाइज करके चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है और पूरे दुनिया को वो प्रोड्यूस दे रहा है। तो रीजन उसका सबसे ज्यादा सिंपल है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। चाइना में देखो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, वो भी स्किलफुली। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, मैं आपको आगे वाले पॉइंटों में समझाऊंगा। पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितना रिक्वायर्ड है और जितना एम्प्लॉयमेंट है उतना जनरेट होता है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है, इकोनॉमी ग्रोथ ज्यादा होती है। तो हमको तीनों सेक्टर चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों सेक्टर में हमको इस पे ज्यादा फोकस करना है, उस पर नहीं। इट्स लाइक आपके 2 हाथ है, मैं बोलूं राइट हैंड इंपॉर्टेंट है या लेफ्ट, आप फिर भी बता पाओगे। पर मैं बोलूं हाथ इंपॉर्टेंट है या पैर, तो आप बोलोगे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेंस में आपको समझना होगा कि हमारे लिए तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है और सर्विस भी इंपॉर्टेंट है, पर तीनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। तो पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे ज्यादा होता है, इसलिए इंडिया मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम 2014 में जो लेके आया था वो इसीलिए लेके आया था ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। अगर आपने अभी न्यूज सुनी होगी तो एप्पल के आईफोन भी सस्ते हो रहे हैं, पर डेटा देखें तो 90% जो एप्पल के आईफोन है वो EMI पे उठाए जाते हैं। तो अगर वो इंडिया में आएगा 30% 20% तक रिड्यूस होगी कॉस्ट, और जब आप वो खरीदेंगे तो और पेनिट्रेशन बढ़ेगा और इससे डिजिटल इंडिया को भी फायदा होगा। सेकेंड चीज है, टाटा का अगर न्यूज सुनेंगे तो जैगवार लैंड रोवर जो है वो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होगी, उसकी भी कॉस्ट काफी 30% तक कट होगी, क्योंकि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर। अभी कौन बनाएगा? यूके के लोग बनाएंगे क्या? नहीं, इंडियंस ही बनाएंगे। जब इंडियंस बनाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सिंपल। तो एमएसएमई में दूसरा है फॉरेक्स, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आते हैं इंडिया में एक्सपोर्ट के थ्रू, उसका लगभग 40% कॉन्ट्रीब्यूशन एमएसएमईज का होता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अराउंड 38%। फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, पर आप एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए कि कितना ज्यादा है। तो अगर एमएसएमई ग्रो होगी तो इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी मिलेंगे, मतलब यूएस डॉलर मिलेंगे। अब डॉलर मिलने से क्या फायदा है, हम काफी चीजें जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती हैं वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक नंबर 1 इज ऑयल, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश होगी, रोड बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, तो एनर्जी के लिए हमें पेट्रोल, ऑयल, गैस सारी चीजें चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, तो दोनों चीजों में एमएसएमई का रोल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्सपोर्ट। हाई वैल्यू एक्सपोर्ट क्या होता है? सर्विसेज, मेनली आईटी इंडस्ट्री अपनी। इसकी वजह से हमको काफी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मिले, जिससे इंडियन इकोनॉमी सन 2001 के बाद से काफी ज्यादा ग्रो हुई है। रीजन इज सिंपल है, सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं,
उससे जो डॉलर मिलता है उससे आरबीआई को स्ट्रेंथन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और इंडिया की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है व्हेन इट कम्स टू इंपोर्ट। The reason is why I'm saying high value, because we will earn high amount of money in terms of country's perspective. तो देश के हित के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स पे फोकस करें। बाकी हम फूड, एग्रीकल्चर, प्राइमरी प्रोडक्ट्स तो एक्सपोर्ट करते ही हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप को डिवाइड करके देखें तो जो वर्ल्ड मैप में इक्वेटर के ऊपर है वो कंट्री सारी फ्लरिश कर रही हैं, डेवलप्ड कंट्री है। इक्वेटर के नीचे देखें, ऑस्ट्रेलिया को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी चीज जो कंट्रीज हैं वो स्ट्रगलिंग है। रीजन है वो प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अगर आप इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये थ्योरी इसमें मिल जाएगी। जो प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है वो कंट्री एक वैल्यू एडिशन करके ज्यादा अमाउंट नहीं चार्ज कर सकती। जैसे अगर आप आलू खरीदने जाएंगे तो वो आलू का दाम आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 रुपए प्रीमियम पे खरीदते हैं, पर वही आलू को अगर मैं मैकडोनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज बना दूं तो उसकी वैल्यू इंसान कितनी भी पे करने को रेडी है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब प्राइमरी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कंट्री की और इकोनॉमी की ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं होती, पर वहीं हम फिनिश गुड या फिर हम सेकेंडरी प्रोडक्ट जो उसका प्रोसेस्ड फूड होता है वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होता है। इसीलिए सारी कंट्रीज ने क्या किया है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन कंट्रीज से प्राइमरी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर करके इन्हीं को वापस एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये अगेन शिफ्ट इन द वेल्थ है। सो इसलिए हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए अगर हमको चाइना को बीट करना है तो। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के हिसाब से। 2011 सेंसस है, 2021 में तो सेंसस आया नहीं, पर उम्मीद है 2026 में आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि उसके बाद सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डिलिमिटेशन बहुत सारी चीजें चेंज होंगी और इलेक्शन में जो डेटा यूज होता है वो भी 2026 के बाद चेंज होगा। तो इसलिए हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि 2026 में ये सेंसस होने वाला है। पर अगर 2011 सेंसस की बात करें तो 31.5% अर्बन पॉपुलेशन है अपने यहाँ, मतलब लगभग 30% हम समझ लेते हैं। तो बची हुई 70% या 68% रूरल इंडिया है। ठीक है, अभी 2024 में हम हैं, 2011 से मान लीजिए कम हो गया होगा, अर्बन एरियाज और बढ़ गए, फिर भी 60 to 65% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में, जहाँ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन नहीं है, जहाँ टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन नहीं है, जहाँ एजुकेशनल एंड अवेयरनेस नहीं है। उस चीज को अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट और तेजी से बढ़ सकती है। हम कहते हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है, पर इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। आप अफ्रीका में देखें तो कंट्री 15-15, 20-20% की ग्रोथ क्लॉक कर रही है, पर इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। मतलब हमारा साइज इतना बड़ा है। जब हमारा साइज इतना बड़ा है तो हम इस चीज का फायदा उठाएं और हम रूरल इंडिया में पेनिट्रेट करते हुए उनको एम्पावर बनाएं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि रूरल एरिया को हम अर्बन एरिया जैसा सेम बना दें, बट जो फैसिलिटी रूरल एरिया में लोगों को एफिशिएंट बना सकती है, लोगों को स्किल्ड बना सकती है, एटलीस्ट वो चीजें तो हम पहुंचाएं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल फैसिलिटी, अगर आप देखेंगे तो मोबाइल वैन के थ्रू काफी सारी चीजें हम हेल्थ के जो अवेयरनेस है वो रूरल एरिया तक पहुंचा पा रहे हैं। रीजन उसका सिंपल है, टेक्नोलॉजी। आज डॉक्टर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में लेके सारे पेशेंट्स को गांव के एक साथ अटेंड कर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी तो नहीं थी। आप बोलेंगे 1-to-1 तो नहीं है, पर पहले से तो बेहतर है ना, क्योंकि अगर आप बाकी यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो ऐसा लगता है कि 2014 के पहले तो इंडिया बहुत सुनहरी जगह थी रहने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको एज एन इकोनॉमिस्ट समझना होगा क्या सही है क्या गलत है, और अल्टीमेटली फाइनल एम है कि देश के लिए क्या चीज सही है। तो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इरिगेशन। इरिगेशन क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, कभी ड्रॉट पड़ती है, अभी हाल ही में इतनी ज्यादा गर्मी है कि जो जमीन का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री पहुंच गया है, फिर वो रात में हीटअप होता है, तो अगेन हीट स्ट्रोक्स एंड अदर थिंग्स। अब ये साल दर साल बढ़ना ही है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे होना है। सबसे बड़ा इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे होना है, मतलब फूड की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि क्रॉप्स खराब होंगी ज्यादा गर्मी में, पानी नहीं मिलेगा उनको, पानी की फैसिलिटी का इशू आएगा। वाटर का तो आपको पता ही है, वाटर ट्रीटमेंट हमारी मेट्रो सिटीज में क्या हाल चल रहे हैं उनका, इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड है। तो फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जब फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जो अफोर्ड कर पाएंगे वो खरीदेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं खरीदेंगे। अगर आप लास्ट ईयर टमाटर के प्राइस का देखो तो उसके साथ यही था, 250-300 रुपए किलो पहुंच गए थे कि मैकडोनल्ड्स ने भी लिख दिया कि हम टोमेटो नहीं सर्व करेंगे। रीजन अच्छी क्वालिटी हमको नहीं मिल रही है। अब रीजन कुछ भी हो, बट पर्पज ये है कि आपको समझना होगा कि यहाँ पे चीजें कहाँ जा रही हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इरिगेशन। अगर वो नहीं होगा तो क्रॉप के प्राइसेस का इशू होगा।
सेकंड है नो हाउ। हमारे फार्मर्स को हमको अवेयर करना होगा, चीजें उनको समझानी होगी, क्या करने से सही होता है, क्या नहीं करने से सही होता है। अगर पास में आप डेटा देखें तो विदर्भा रीजन में शुगर केन पे MSP का जो होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, सो FRP जो शुगर केन के लिए सरकार देती है उन्होंने बढ़ा दी। जब उन्होंने बढ़ा दी तो हर इंसान शुगर केन उगा रहा था। अब विदर्भा जैसे ड्राई रीजन में अगर आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली आप स्ट्रगल करोगे। देन फार्मर सुसाइड एंड लोन वेवर एंड अदर थिंग्स है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और फार्मर्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए नो हाउ इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन डजंट मीन स्कूल एजुकेशन, बट आपके आसपास क्या चल रहा है वो चीज आपको पता होना जरूरी है। सो इरिगेशन एंड नो हाउ हो गया। सेकेंड चीज है टेक्नोलॉजी। इधर भी मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। अगर आप एजेस देखें तो जो एग्रेरियन एज थी ना वो 1760 के बाद खत्म हो गई, 1760, कि 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो जो एग्रीकल्चर में होता था सिर्फ दिन में काम होता था, 1760 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दिन में भी काम हो रहा है, रात में भी काम हो रहा है। पूरे वर्ल्ड का आउटपुट डबल हो गया, प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। पर 1989 में जब WWW का इन्वेंशन हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली, तब से हम इंफॉर्मेशन एज में एंटर हो गए। उससे लेके आज तक अगर आप देखें तो 35 साल गुजर चुके हैं, पर हमारा दिमाग अभी भी इंडस्ट्रियल एज वाला ही है। जितना जल्दी हम इस टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर पाएंगे कि अब हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें चाइना से इंडिया को कंपेयर करूं, आपको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मतलब है कि अगर क्रॉप खराब हो जाती है तो सरकार आपको इंश्योरेंस का फायदा देगी, लाभ देगी। वो इंश्योरेंस के पैसे आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। ये प्रोसेस है, पर इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। चाइना में हेल स्टॉर्म आते हैं जिससे क्रॉप खराब हो जाती है। अब चाइना में हेल स्टॉर्म आते हैं, क्रॉप खराब हो जाती है, आपको पता है फार्मर आराम से रात में सोता है। इंडिया में बारिश हो जाए तो उसको नींद नहीं आती है, पर चाइना में बारिश हो जाए तो वो और आराम से सोता है कि सुबह तक मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब चाइना में सिस्टम क्या है, जो एरिया क्रॉप का खराब हुआ, चाइना में ड्रोन से उसकी फुटेज खींची जाती है, सैटेलाइट इमेज ली जाती है, और सुबह तक एक काम होके उनको कॉम्पनसेशन का अमाउंट भी उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जब तक आपको रियलाइज होगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तब तक तो गड़बड़ आपकी सॉल्व कर दी गई है। इस तरह से आप आगे निकलेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको टेक्नोलॉजी का देता हूँ। इंडिया में छोटे छोटे फार्म लैंड्स है, ठीक है। आपके दादाजी का लैंड था बहुत बड़ा, 4 भाई थे, 4 में डिवाइड हो गया। उन 4 भाइयों के मान लो 2 बच्चे थे, वो और डिवाइड हो गया, तो 4 इससे 8। अब वो इतने छोटे छोटे प्लॉट हो गए, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप उसमें ट्रैक्टर नहीं घुमा सकते, आप उसमें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स नहीं घुमा सकते। तो हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। प्लस पहले एक लैंड था तो उसमें फेंसिंग भी नहीं थी, अभी फेंसिंग भी है, तो फेंसिंग के 2-2 फीट 4-4 फीट लैंड वैसे ही बेकार है। तो इस तरह से इंडिया का जो टोटल एरिया है जहां पे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं वो रिड्यूस होते जा रहा है ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो ये सारी चीजें हैं जो चिंताजनक है। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट में तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी चीजों में बहुत काम है। आप देखें नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवेज होते हैं, और उसके बाद जो और सड़कें होती हैं उनके हाल तो बहुत ज्यादा खराब है। तो अगेन बहुत ज्यादा स्कोप है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट 8th की बात करते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिटरेसी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन बैंकिंग से चीजें आसान हो गई हैं। आसान कैसे हो गई हैं? अब इकोनॉमी में जहां से ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? सरकार का। सरकार का सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि जो इकोनॉमी है वो पूरी इकोनॉमी आपकी फॉर्मलाइज हो जाएगी। जैसे कैश में एक्सचेंज हुआ, सरकार को पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए फॉर्मलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, टैक्स से आप बच नहीं सकते। कब तक बचोगे? अल्टीमेटली विल बी कॉट समडे। तो हमारा पर्पस क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि जो रेट है सरकार का टैक्स का वो रिड्यूस हो जाए। अगर आप सर्विस सेक्टर में बात करें तो 18% जीएसटी लगता है। आप 18% समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1/5। तो 18% जीएसटी क्यों है? अगर वही सेम अमाउंट सरकार को 5% जीएसटी लगा के मिल जाएगा तो सरकार वो 18% से नीचे ला देगी। पर प्रॉब्लम क्या है? सरकार को जो टैक्स का टोटल अमाउंट कलेक्ट हो रहा है वो कम हो रहा है। रीजन बीइंग इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन नहीं है। लोग
टैक्स की चोरी करते हैं या इवेड करते हैं, जो भी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो टैक्स का अमाउंट ज्यादा है। इसके अगर मैं देखूं, टैक्स का अमाउंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अगर आप पकड़े जाते हो तो जो अमाउंट देना पड़े। 5 साल आपने टैक्स बचाया, 1 साल मान लो पकड़े गया, तो इंसान सोचता है कि 5 साल बचा लूं, पकड़ा भी जाऊंगा तो देख लूंगा। पर अगर वही अमाउंट छोटा होगा, 5%, तो आप भी सोचोगे कि बचाने में ज्यादा हेडेक है, देने में कम हेडेक है। चीजें फॉर्मलाइज है, सिस्टम। तो ये चीज आपको समझना होगा कि जैसे जैसे गवर्नमेंट फॉर्मलाइज करेगी वैसे वैसे चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक, कि जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो फॉर्मलाइज होंगे और सरकार की नजर में होंगे, उस पर जो टैक्स अमाउंट है वो सरकार तक जाएगा। तो जो भी डिजायरेबल अमाउंट है वो हम वहां तक पहुंचाए। नेक्स्ट है एजुकेशन। अगर किसी भी कंट्री को आपको पीछे करना है तो आप उसके एजुकेशन सिस्टम को करप्ट कर दो। यही इंडिया में हो रहा है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली आई नीड। इंडिया के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है फेक न्यूज। सोशल मीडिया पे कुछ भी आता है, हम सीधा शेयर का बटन दबाते हैं विदाउट वेरीफाइंग। अब आप बोलोगे सर वेरीफाई कहां से करें? वेरीफाई न्यूज वेबसाइट से करो। ठीक है, न्यूज वेबसाइट पे भी आपको भरोसा नहीं है, वेरीफाई गवर्नमेंट साइट से करो। तो एवरीवन इज लाइक गोइंग इन द ट्रेंड। 10 दिन वो ट्रेंड चलता है, फिर वो ट्रेंड खत्म हो जाता है। पर वो फेक न्यूज जो हमारे यूथ को इंपैक्ट कर रही है, वो सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल है आज की तारीख में। अब मैं इसमें चाइना को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली देयर इज नो कंपैरिजन। चाहे वर्ल्ड वेस्टर्न मीडिया कुछ भी कहे कि इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये है वो है, बट अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोल सकते हो, मतलब आपके पास प्रेस फ्रीडम है, क्योंकि चाइना में तो वो चीज आप नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको समझना होगा। देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा घर घर में टीवी है, घर घर में डिश टीवी लगा रहता है, घर की हालत कैसी हो पर ऊपर डिश लगी रहती है। रीजन उसका सबसे ज्यादा सिंपल यही है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, एंटरटेनमेंट तो ग्रो हो रहा है, पर रीजन है कि हमको स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ाना है सो दैट इंडिविजुअल कैन हैव डिजिटल एक्सेस। जो रूरल इंडिया की हमने बात की, वो पीछे ना रह जाए इंडिया से। तो जनरली मीडिया में ये टर्म यूज करते हैं, इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया को मॉडर्न अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट कराता है और भारत रूरल एरिया को। तो ये जो डिवाइड है अर्बन रूरल, उसको हम धीरे धीरे कम करें, ब्रिज करें। अदरवाइज बहुत सारी क्राइसिस आएंगी, क्राइम बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट स्किल अनस्किलिंग, बहुत सारी चीजें। क्योंकि जो इंसान रूरल एरिया से अर्बन में आता है उसका स्किल मिसमैच होता है, और अर्बन वाला रूरल में वापस जाना नहीं चाहता unless and until there's a huge crisis of water and basic necessities. नेक्स्ट है सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल। इसमें आता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप समझिए, गर्मी बढ़ती है, इंसान एसी लगाता है, वो एसी के आउटर से और गर्मी बढ़ती है, फिर और गर्मी, फिर और एसी, फिर और गर्मी। कार पहले बेसिक मॉडल में विदाउट एसी आती थी। आज आप देख सकते हैं कोई भी कार का मॉडल ऐसा नहीं होता जो बिना एसी के आता है, क्योंकि कार में बिना एसी से बेहतर है आदमी टू व्हीलर से घूमे। रीजन सिंपल है, इससे आप देख के समझ सकते हैं। दूसरा, आप देखिए ट्रेन में पहले 2 या 3 एसी के डब्बे होते थे, आजकल पूरी पूरी ट्रेनें एसी की होती है, या स्लीपर के डब्बे रिड्यूस होके 5-6 ही बचे हैं अगर मिक्स ट्रेन है तो। ये सारे सिग्नल्स हैं कि हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे चीजें खराब होती जा रही हैं, हमको इसी जगह रहना है। अगर किसी एक कमरे में धुआं होता है तो आप क्या करते हैं? खिड़की खोलते हैं। पर पूरी अर्थ के साथ अगर ऐसा हो गया तो आप कौन सी खिड़की खोलेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर क्लाइमेट चेंज के लिए एक जनता नहीं जागी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार सोचती है ये कम्युनिटी का काम है, ये सिविलियंस का काम है, और सिविलियंस सोचते हैं हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, गवर्नमेंट का काम है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हम तो टैक्स पे कर रहे हैं, तो इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कायदे से क्लाइमेट चेंज किसी की जिम्मेदारी है ही नहीं। इसी बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करना है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ अभी सबसे बड़ा डीमेरिट ये चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, कोल से होती है। तो आप गाड़ी के धुएं से, साइलेंसर से धुएं की जगह आप कोयला का धुआं निकाल रहे हैं। बात तो बराबर पड़ रही है, बेटर है पहले से, क्योंकि ऑब्वियसली हम दूसरे रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी तरफ भी जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। बट अभी राइट नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज नॉट अ सोल्यूशन। धीरे धीरे उनका पेनिट्रेशन बढ़े, पर पहली चीज हमको सोचना होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के रिन्यूएबल तरीके। उसके अलावा जो भी हम वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, पीपल वेस्ट लॉट ऑफ वाटर। तो हांगकांग में क्या होता है, जो फ्लश में वाटर आता है वो ओशनिक वाटर आता है, पर इंडिया में वी यूज फ्रेश वाटर। तो इंडिया में इतनी सारी नदियां हैं,
इंडिया में हर साल इतनी बारिश होती है पर वो सारा पानी समंदर में चला जाता है, उसको हम रोक के एक इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि अगली गर्मी में जब भी हमको पानी की क्राइसिस आए तो हम वो चीज को अडॉप्ट कर सके। तो ये छोटे छोटे प्रोएक्टिव मॉडल्स हैं जिसको ऐसा लगता नहीं कि इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट है, बट विलिंगनेस यहाँ पर चाहिए सभी की तरफ से। लास्ट पॉइंट है लेबर मार्केट रिफॉर्म। लेबर मार्केट रिफॉर्म में अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो इनफॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़ गया। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय है उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन की स्कीम का तो सिस्टम ही खत्म हो गया है, प्लस अभी इंडिया में फ्रीलांसिंग इकोनॉमी चल रही है, गिग इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जब तक इंसान ठीक है, जब तक चीजें चल रही है तब तक तो ठीक है, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? इफ यू फेस एनी हेल्थ क्राइसिस देन व्हाट? सो दीज आर द थिंग्स दैट गवर्नमेंट हैज टू थिंक। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स में हायरिंग एंड फायरिंग के रूल्स होने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, ये सारी चीजें बातें करनी है। जो वेज बिल्स आए थे हमारे वो काफी अच्छे हैं, पर काफी लोगों ने उसको प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटेस्ट इंसान इसलिए करता है उनका इंटरेस्ट हर्ट होता है उस चीज में। पर लेबर मार्केट रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 92% वर्कफोर्स इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ है। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है नो सोशल सिक्योरिटी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको चीजें समझनी होंगी कि एम्प्लॉयमेंट को और स्ट्रेंथन करना है so that people will have a safe and secure thing, and if they are not willing to do that, freelancing another, so they should have that freedom, they should have that bandwidth to take care of the crisis. तो ये सारी चीजें हैं जो इंडिया को चाइना से डिफर करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको काफी सारी लर्निंग मिली होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी बेस्ट पॉइंट, बेस्ट लर्निंग क्या है जिसने आपकी आंखें खोल दी। आई होप यू लाइक दिस। ऐसे ही और वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इकोलिक्स एंड गिव अ बिग थम्स अप सो दैट यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।